अध्याय 11 फायरबोल्ट। हैरी यह नहीं जानता था कि वो हनी ड्यूक्स के तहखाने तक कैसे पहुंचा, सुरंग में कैसे गया और वापस महल तक कैसे पहुंचा। वह तो बस इतना जानता था कि वापसी की यात्रा में जैसे उसे जरा भी समय नहीं लगा था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसके सिर में वे बातें हथौड़ों की तरह पड़ रही थी जो उसने अभी अभी सुनी थी। किसी ने भी उसे पहले कभी ये क्यों नहीं बताई? डंबलडोर, हैग्रिड, मिस्टर वीजली, कॉर्नेलियस फज, किसी ने भी कभी इस बात का जिक्र तक क्यों नहीं किया कि हैरी के माता पिता की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त ने उन्हें धोखा दिया था। रॉन और हरमाइनी डिनर के दौरान पूरे समय परेशानी से हैरी को ही देख रहे थे। उन्होंने छिपकर जो सुना था उसके बारे में वे इसलिए बातचीत नहीं कर सकते थे क्योंकि पर्सी उनके पास ही बैठा था। जब वे भीड़ भरे हॉल की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चढ़े तो वहां पर उन्हें फ्रेड और जॉर्ज दिखे, जो 5-6 गोबर बम चलाकर सत्र खत्म होने की खुशी मना रहे थे। हैरी यह नहीं चाहता था कि फ्रेड और जॉर्ज उससे यह पूछे कि वो हॉग्समीड गया था या नहीं, इसलिए वह चुपचाप अपने खाली कमरे में चला गया। वह सीधे अपने बिस्तर के पास रखी अलमारी तक पहुंचा। उसने अपनी किताबें एक तरफ हटाई और जल्दी ही उसे वह चीज मिल गई जिसे वह ढूंढ रहा था, चमड़े की जिल्द वाला वह फोटो एल्बम जो हैग्रिड ने उसे 2 साल पहले दिया था। इस एल्बम में उसके माता पिता की जादुई तस्वीरें थीं। बिस्तर पर बैठने और पलंग के पर्दे लगाने के बाद वह एल्बम के पन्ने पलटने लगा, जब तक कि वह अपने माता पिता की शादी की एक तस्वीर तक नहीं पहुंच गया। उसके पिता उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। हैरी की तरह ही उनके बाल भी काले थे, बिखरे हुए थे और हर तरफ खड़े हो रहे थे। जाहिर है हैरी को ये बाल विरासत में ही मिले थे। पास में ही हैरी की माँ भी थी, जो खुशी से दमक रही थी और उनकी बाह उसके डैडी की बाह में थी। और वहाँ वह ब्लैक ही होना चाहिए, उनका बेस्ट मैन। हैरी ने पहले कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। अगर उसे पहले यह मालूम नहीं होता कि इस पुराने फोटो में खड़ा आदमी ही ब्लैक है, तो वो कभी इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकता था। फोटो में उसका चेहरा धंसा हुआ और बालों भरा नहीं था, बल्कि सुंदर और हंसमुख था। जब यह तस्वीर ली गई थी, क्या वह तब भी वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा था? क्या उस समय भी वो अपने पास खड़े दोनों लोगों की मौत की योजना बना रहा था? क्या वो जानता था कि उसे अज़्काबान की जेल में 12 साल काटने पड़ेंगे, जिसके बाद उसका हुलिया इतना बदल जाएगा कि उसे पहचानना मुश्किल होगा? हैरी ने उस सुंदर और हंसमुख चेहरे की तरफ घूरते हुए सोचा, परंतु ब्लैक पर दम पिशाचों का असर नहीं होता, और दम पिशाचों के पास आने पर उसे मेरी मम्मी की चीखें भी सुनाई नहीं देती हैं। हैरी ने धड़ से एल्बम बंद किया और उसे वापस अपनी अलमारी में पीछे की तरफ रख दिया। फिर अपना दुशाला और चश्मा उतारकर वह बिस्तर में घुस गया। उसने अच्छी तरह से पर्दे लगा लिए ताकि कोई उसे देख न सके। कमरे का दरवाजा खुला। हैरी, रॉन की झिझकती हुई आवाज आई, लेकिन हैरी चुपचाप लेटा रहा और सोने का नाटक करता रहा। रॉन फिर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हैरी करवट बदलकर पीठ के बल लेट गया, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। हैरी के मन में नफरत का ऐसा लावा उबल रहा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह लावा जहर की तरह उसके खून में तैर रहा हो। अंधेरे में भी उसकी आंखों के सामने यही दृश्य आ रहा था कि ब्लैक उसकी तरफ देखकर हंस रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एल्बम वाली तस्वीर को उसकी आंखों के ऊपर चिपका दिया हो। ऐसा लगा जैसे कोई उसे फिल्म दिखा रहा हो कि सीरियस ब्लैक पीटर पेटिग्रू के, जो नेविल लॉन्गबॉटम से मिलता जुलता था, पर खच्चे उड़ा रहा है। हालांकि उसे जरा भी पता नहीं था कि ब्लैक की आवाज कैसी होगी, लेकिन उसे एक धीमी रोमांचित आवाज सुनाई दे रही थी। काम हो गया है मालिक, पॉटर दंपति ने मुझे अपना रहस्य रक्षक बना लिया है। और फिर एक तीखी हंसी सुनाई दी, वही हंसी जो हैरी दम पिशाचों के करीब आने पर अपने दिमाग में सुनता था। हैरी, तुम्हारी तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। हैरी को सुबह सुबह जाकर नींद आई। देर से जागने पर उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। उसने कपड़े पहने और घुमावदार सीढ़ियों से उतरते हुए वह उस हॉल में पहुंचा जो पूरी तरह से खाली था। उसमें सिर्फ 2 लोग थे। इनमें से एक रॉन था, जो अपना पिपरमिंट मेढक खा रहा था और अपना पेट मल रहा था। दूसरी हरमाइनी थी, जिसका होमवर्क 3 टेबलों पर फैला हुआ था। बाकी लोग कहाँ हैं? हैरी ने पूछा। बाहर घूमने गए हैं, याद नहीं है क्या? आज छुट्टियों का पहला दिन है। रॉन ने हैरी को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा। लंच का समय हो गया है, मैं बस तुम्हें उठाने ही आ रहा था। हैरी आग के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। खिड़कियों के बाहर अब भी बर्फ गिर रही थी। आग के सामने क्रुक्शंस किसी लंबे कालीन की तरफ पसरी हुई थी। तुम्हारी हालत सचमुच अच्छी नहीं लग रही है, हरमाइनी ने उसके चेहरे को परेशानी से देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, हैरी बोला। हैरी सुनो, हरमाइनी ने रॉन की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा। कल हमने जो बातें सुनी उन्हें सुनकर तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा, लेकिन तुम कोई बेवकूफी का काम मत करना। जैसे?
हैरी ने कहा। जैसे ब्लैक का पीछा करने की कोशिश करना, रॉन ने तत्काल कहा। हैरी समझ गया कि उसके सोते समय उन दोनों ने इस बात की रिहर्सल की होगी। वह कुछ नहीं बोला। हरमाइनी ने कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, है ना हैरी? रॉन बोला, क्योंकि ब्लैक इस लायक नहीं है कि उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाली जाए। हैरी ने उनकी तरफ देखा। वे लोग स्थिति को समझ ही नहीं रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि जब दंपिशाच मेरे पास आते हैं तो मुझे क्या सुनाई देता है? रॉन और हरमाइनी ने डरते हुए अपने सिर हिलाए। मैं अपनी मम्मी की चीखें सुनता हूँ जो वोल्डेमॉर्ट के सामने गिड़गिड़ा रही है, और अगर कोई अपनी मम्मी की इस तरह की आखिरी चीखें सुने तो वो उसे आसानी से नहीं भूल सकता। और अगर बाद में यह पता लगे कि उनके किसी दोस्त ने उनके साथ गद्दारी की थी और वोल्डेमॉर्ट उनके पीछे भेजा था। हरमाइनी ने सदमे में आते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दंपिशाच ब्लैक को पकड़ लेंगे, उसे अज़्काबान भेज दिया जाएगा और उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी। तुमने फज की बात सुनी तो थी। अज़्काबान का ब्लैक पर उतना बुरा असर नहीं होता जितना कि दूसरे लोगों पर होता है। यह उसके लिए उतनी बड़ी सजा नहीं है जितनी दूसरों के लिए है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? रॉन ने बहुत तनाव भरी आवाज में कहा। तुम ब्लैक को मारना चाहते हो? बेवकूफी की बात मत करो रॉन, हरमाइनी ने दहशत से कहा। हैरी किसी को नहीं मारना चाहता, है ना हैरी? एक बार फिर हैरी ने जवाब नहीं दिया। वह नहीं जानता था कि वह क्या करना चाहता था। वह तो बस इतना जानता था कि जब ब्लैक आजादी से घूम रहा हो तो वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहता था। उसने अचानक कहा, मेलफॉय जानता था। याद है उसने जादुई काढ़ी की क्लास में मुझसे क्या कहा था? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं खुद उसे पकड़ने जाता, मैं बदला लेता। तुम हमारे बजाय मेलफॉय की बात मानोगे? रॉन ने गुस्से से कहा। सुनो, तुम्हें पता है कि जब पेटिग्रू को पकड़ने गया था तो उसकी माँ को क्या मिला था? डैडी ने मुझे बताया था, ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास और एक डिब्बे में पेटिग्रू की एक उंगली। उसकी मौत के बाद वहां पर उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा यही मिला था। हैरी, ब्लैक पागल है और खतरनाक भी। मेलफॉय के डैडी ने उसे बताया होगा, हैरी ने रॉन की बातों को अनसुना करते हुए कहा। वे वोल्डेमॉर्ट के बहुत करीब थे। उसका नाम मत लो हैरी, रॉन ने गुस्से से कहा। इसलिए मेलफॉय को मालूम था कि ब्लैक वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा है, और मेलफॉय को देखने में बहुत मजा आएगा कि पेटिग्रू की तरह तुम्हारे भी चीथड़े चीथड़े उड़ जाएं। खुद पर काबू रखो। मेलफॉय तो सिर्फ यह आशा कर रहा है कि नागशक्ति और गरुड़द्वार के क्विडिच मैच से पहले तुम मर जाओ। हैरी प्लीज, हरमाइनी ने कहा। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से चमक रही थी। प्लीज समझदारी से काम लो। ब्लैक ने बहुत बुरा किया है, लेकिन अपनी जान जोखिम में मत डालो। ब्लैक यही तो चाहता है। ओ हैरी, अगर तुम ब्लैक की तलाश करने जाओगे तो वास्तव में तुम उसकी योजना पर ही चलोगे। तुम्हारे मम्मी डैडी यह कभी नहीं चाहते कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे, है ना? वे कभी नहीं चाहते कि तुम ब्लैक की तलाश करने जाओ। हैरी ने रूखेपन से कहा। मैं यह कभी नहीं जान पाऊंगा कि वे क्या चाहते थे और क्या नहीं, क्योंकि ब्लैक की मेहरबानी से मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हो पाई। खामोशी छा गई। क्रुकशैंक्स अपने पंजे खोलते हुए आराम से और ज्यादा पसर गई। रॉन की जेब कांप गई। देखो, रॉन बोला। यह स्पष्ट था कि अब वह विषय बदलना चाहता था। छुट्टियां चल रही हैं, क्रिसमस आने वाला है। चलो चलो, क्यों ना हम हैग्रिड से मिलने चलें? हम उससे काफी समय से मिले भी नहीं हैं। नहीं, हरमाइनी ने तत्काल कहा। हैरी को महल से बाहर नहीं जाना चाहिए रॉन। चलो चलते हैं, हैरी ने उठते हुए कहा। और मैं उससे यह भी पूछना चाहूंगा कि जब उसने मुझे मेरे मम्मी पापा के बारे में बताया था तो ब्लैक का जिक्र क्यों नहीं किया था? रॉन यह कतई नहीं चाहता था कि सीरियस ब्लैक के बारे में आगे भी बातचीत हो। उसने जल्दी से कहा, या फिर हम शतरंज खेल लेते हैं, या गॉबस्टोन, पर्सी का सेट रखा हुआ है। नहीं, हम एग्रिड से ही मिलने चलेंगे, हैरी ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अपने कमरे से अपने चोगे निकाले और तस्वीर के छेद से बाहर निकले। मुझसे मुकाबला करो, पीले पेट वाले कुत्तों। फिर खाली महल में से होते हुए वे बलूत के दरवाजे से बाहर निकल गए। वे धीरे धीरे ढलान से उतरे। चमकती और धूल जैसी बर्फ से उनके मोटे तथा चोगे के निचले हिस्से ठंडे और गीले हो गए थे। अंधेरा जंगल ऐसा लग रहा था जैसे उस पर जादू कर दिया गया हो। हर पेड़ सफेदी में ढका था। हैग्रिड की झोपड़ी बर्फ के केक की तरह दिख रही थी। रॉन ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। वह बाहर तो नहीं गया है, हरमाइनी ने कहा, जो चोगे के बावजूद कांप रही थी। रॉन ने दरवाजे पर कान लगाकर आहट ली। एक अजीब सी आवाज आ रही है, उसने कहा। जरा सुनो तो सही, क्या यह फैंग की आवाज है? हैरी और हरमाइनी ने भी अपने कान दरवाजे पर लगा लिए। झोपड़ी के अंदर से सिसकने और कराहने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। घबराते हुए रॉन ने कहा, शायद हमें जाकर किसी को बुलाना चाहिए। हैग्रिड, हैरी ने दरवाजे को जमकर थपथपाते हुए कहा। हैग्रिड, क्या तुम अंदर हो? भारी कदमों की आवाज आई। फिर दरवाजा खुल गया। हैग्रिड सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसके चमड़े के कोट के सामने वाले हिस्से पर आंसू बह रहे थे।
तो तुम लोगों ने भी खबर सुन ली? वो जमकर चीखा और हैरी की गर्दन से लिपट गया। हैग्रिड आम आदमी से कम 2 गुने आकार का था, इसलिए यह कोई मजाक की बात नहीं थी। हैरी हैग्रिड के वजन से गिर जाता, लेकिन रॉन और हर्माइनी ने उसे बचा लिया। उन दोनों ने हैग्रिड का एक एक हाथ थाम कर उसका बोझ संभाल लिया। फिर वे तीनों उसे झोपड़ी के अंदर ले गए। उन्होंने हैग्रिड को एक कुर्सी पर बिठा दिया। वह अपना चेहरा टेबल पर टिकाकर जोर जोर से सिसकता रहा। उसका चेहरा आंसुओं से चमक रहा था, जो उसकी खिचड़ी दाढ़ी पर बहते हुए नीचे आ रहे थे। हैग्रिड, क्या हुआ? हरमाइनी ने हैरान होकर पूछा। हैरी को टेबल पर एक सरकारी पत्र दिखा जो खुला हुआ था। यह क्या है हैग्रिड? हैग्रिड की सिसकियां तेज हो गई, लेकिन उसने हैरी की तरफ पत्र बढ़ा दिया, जो उसे जोर जोर से पढ़ने लगा। प्रिय श्री हैग्रिड, आपकी कक्षा में गरुड़ अश्व ने एक विद्यार्थी पर हमला किया था। उस मामले की पूरी जांच करने के बाद हमने प्रोफेसर डंबलडोर की यह बात मान ली है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है हैग्रिड, रॉन ने हैग्रिड का कंधा थपथपाते हुए कहा, लेकिन हैग्रिड सुबकता रहा और उसने अपना दैत्याकार हाथ हिलाते हुए हैरी को आगे बढ़ने का इशारा किया। बहरहाल हमें उस गरुड़ अश्व की चिंता है। हमने यह फैसला किया है कि हम मिस्टर लूसियस मैल्फॉय की शिकायत पर विचार करेंगे और इस मामले को खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के सामने रखेंगे। इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी और हम चाहेंगे कि आप उस दिन लंदन में समिति के ऑफिस में अपने गरुड़ अश्व को लेकर उपस्थित हों। हम यह भी चाहते हैं कि इस दौरान उस गरुड़ अश्व को एकांत में और अच्छी तरह बांध कर रखा जाए। आपका? फिर स्कूल के गवर्नरों की सूची थी। ओह, रॉन ने कहा, लेकिन हैग्रिड, तुमने तो कहा था कि बकबीक अच्छा गरुड़वश है। मुझे पूरा यकीन है कि वह छूट जाएगा। तुम खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के उन बदमाश लोगों को नहीं जानते, हैग्रिड ने अपनी आस्तीन से आंखें पोंछते हुए भरे गले से कहा। वे दिलचस्प प्राणियों के दुश्मन हैं। हैग्रिड की झोपड़ी के कोने से अचानक एक आवाज आई, जिसे सुनकर हैरी, रॉन और हर्माइनी तीनों ने तेजी से घूमकर देखा। बकबीक कोने में लेट कर कुछ चबा रहा था, जिससे पूरे फर्श पर खून फैल रहा था। हमसे यह नहीं हुआ कि हम उसे बाहर बर्फ में बंधा छोड़ दें, हैग्रिड ने कहा, अकेला, और वह भी क्रिसमस पर। हैरी, रॉन और हर्माइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिलचस्प प्राणियों के बारे में उनके और हैग्रिड के विचार में जमीन आसमान का फर्क था। जो प्राणी हैग्रिड को दिलचस्प लगते थे, वही दूसरों को भयंकर जानवर लगते थे, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। बकबीक खास खतरनाक नहीं था। सच तो यह है कि हैग्रिड के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वह सचमुच बहुत अच्छा जानवर था। तुम्हें उसके बचाव की तैयारी करनी चाहिए हैग्रिड, हरमाइनी ने हैग्रिड की विशाल बाहों पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे विश्वास है कि बकबीक को सुरक्षित जानवर साबित किया जा सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हैग्रिड ने सुबकते हुए कहा। खात्मा विभाग के सब दुष्ट लोग मेल्फॉय की जेब में हैं। सब उससे डरते हैं, और हम यह मुकदमा हार गए तो बेचारा बकबीक। हैग्रिड ने अपनी उंगली से गला काटने का इशारा किया, फिर जमकर रोने लगा और अपने हाथों में अपना सिर छिपा लिया। हैरी ने कहा, हैग्रिड, डंबलडोर ने कुछ नहीं किया। वे हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, हैग्रिड ने दर्द भरे स्वर में कहा। अभी उनके सामने भी बहुत सी समस्याएं हैं। दम पिशाच को महल से दूर रखने के कारण पहले ही लोग उनकी काफी बुराई कर रहे हैं। उधर सीरियस ब्लैक आस पास मंडरा रहा है। रॉन और हर्माइनी ने तत्काल हैरी की तरफ देखा। वे उम्मीद कर रहे थे कि अब हैरी हैग्रिड पर आग बबूला होगा कि उसने उसे ब्लैक के बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताई, लेकिन हैग्रिड इतना दुखी और दहशत में था कि हैरी ने इस बारे में उससे कुछ नहीं कहा। उसने कहा, सुनो हैग्रिड, हार मत मानना। हरमाइनी सही कहती है। तुम्हें बकबीक के बचाव की तैयारी करनी चाहिए। गवाही देने के लिए तुम हमें बुला सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने गरुड़ाश्व को चिढ़ाने संबंधी एक मुकदमे के बारे में पढ़ा है, जिसमें गरुड़ाश्व छूट गया था, हरमाइनी ने सोचते हुए कहा। हैग्रिड, मैं अपनी किताबों में देखकर बताऊंगी कि सचमुच क्या हुआ था। हैग्रिड अब भी जोर जोर से विलाप कर रहा था। हैरी और हरमाइनी ने रॉन की तरफ देखा कि वह उनकी मदद करे। रॉन बोला, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। हैरी ने उसे घूर कर देखा। रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, जब भी कोई परेशान होता है तो मेरी मम्मी यही करती हैं। आखिरकार जब चाय का धुआं उड़ाता मग हैग्रिड के सामने आ गया और इन तीनों ने उसकी मदद के बार बार आश्वासन दिए, तो हैग्रिड ने एक बड़े टेबल क्लॉथ के आकार के रुमाल में अपनी नाक से कोड़ते हुए कहा, तुम लोग ठीक कहते हो। हमें खुद पर काबू रखना चाहिए। हमें खुद को संभालना चाहिए। फैंग नाम का कुत्ता झिझकते हुए टेबल के नीचे से बाहर आ गया और उसने अपना सिर हैग्रिड के घुटने पर रख दिया। हैग्रिड ने एक हाथ से फैंग को थपथपाते हुए और दूसरे हाथ से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा, कुछ समय से हम होश में नहीं थे, बकबीक की चिंता में डूबे हुए थे। हम इस बात से भी दुखी थे कि कोई भी विद्यार्थी हमारी क्लास को पसंद नहीं करता है।
हरमाइनी ने तत्काल झूठ कह दिया। कौन कहता है, हमें तुम्हारी क्लासेस बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हारी क्लास हमें बहुत अच्छी लगती है हैग्रिड, रॉन ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां बांधते हुए कहा। फ्लॉबर वर्म्स कैसे हैं? मर गए, हैग्रिड ने उदासी से कहा, बहुत ज्यादा सलाद पत्ती खाने से। अरे नहीं, रॉन ने कहा, उसका होंठ फड़क रहा था। हैग्रिड ने अचानक कांपते हुए कहा, और हम दम पिशाचों के कारण भी परेशान हैं। जब भी हम थ्री ब्रूम स्टिक में कुछ पीने जाते हैं तो हर बार हमें उनके पास से गुजरना पड़ता है। हमें लगता है जैसे हम दोबारा अज़्काबान में पहुंच गए हों। फिर वो खामोश होकर अपनी चाय सुड़कने लगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपनी सांस रोककर उसे देखते रहे। उन्होंने पहले कभी हैग्रिड को अज़्काबान की कैद का जिक्र करते हुए नहीं सुना था। कुछ समय बाद हरमाइनी ने झिझकते हुए पूछा, हैग्रिड, क्या वहाँ का माहौल बहुत भयंकर है? तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो, हैग्रिड ने धीरे से कहा। दुनिया में इतनी बुरी कोई दूसरी जगह नहीं है। हमें लग रहा था हम पागल हो रहे हैं। हम रात दिन बुरी घटनाओं के बारे में ही सोचते रहते थे। जिस दिन हमें हॉगवर्ट्स से निकाला गया था, जिस दिन हमारे डैडी की मौत हुई थी, जिस दिन हमारा नॉबर्ट हमसे दूर हो गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नॉबर्ट ड्रैगन का वह बच्चा था जिसे हैग्रिड ने ताश के खेल में जीता था। कुछ समय बाद तो इंसान यह भी भूल जाता है कि वो आखिर है कौन। उसे यह लगने लगता है कि जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। हम भी यही सोचने लगे थे कि अगर हम नींद में ही मर जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। जब दम पिशाचों ने हमें छोड़ा तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारा दूसरा जन्म हुआ है। वहां से निकलते ही सारी अच्छी चीजें बाढ़ की लहर की तरह तेजी से हमारे दिमाग में आ गई। जिंदगी में हमें इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। लेकिन याद रहे, दम पिशाच हमें छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन तुम तो बेगुनाह थे, हरमाइनी बोली। हैग्रिड ने फुफकारते हुए कहा, इससे उन्हें क्या लेना देना? उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्हें तो बस 100-200 इंसान चाहिए जिनसे वे जोक की तरह चिपक कर सारी खुशी चूस सके। उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार है। हैग्रिड एक पल के लिए खामोश हुआ और अपनी चाय के कप को देखता रहा। फिर वह धीमे से बोला, हम सोच रहे थे कि बकबीक को भी कहीं भगा दें, उससे कहें कि वो उड़कर दूर चला जाए। लेकिन गरुड़वंश को ये बात कैसे समझाई जा सकती है कि उसे छिप जाना चाहिए, और हम कानून तोड़ने से भी डरते हैं। उसने उनकी तरफ देखा और एक बार फिर उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। हम दोबारा अज़्काबान नहीं जाना चाहते। हालांकि हैग्रिड के घर की यात्रा सुखद अनुभव नहीं था, लेकिन उसका वैसा ही असर हुआ जैसा रॉन और हरमाइनी चाहते थे। हालांकि हैरी अब भी ब्लैक को नहीं भूला था, लेकिन अब वो खतरनाक प्राणी खात्मा समिति के खिलाफ मुकदमे जीतने में हैग्रिड की मदद करना चाहता था। इसलिए वो अपने बदले के बारे में लगातार नहीं सोच सकता था। अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी लाइब्रेरी में गए। जब वे गरुड़द्वार के खाली हॉल में वापस लौटे तो उनके हाथ में बहुत सी किताबें थीं, जिनकी मदद से वे बकबीक के बचाव की तैयारी करना चाहते थे। वे तीनों चटकती आग के सामने बैठकर खूंखार जानवरों के मशहूर मुकदमों वाली धूल भरी किताबों के पन्ने धीरे धीरे पलटते रहे। जब भी किसी को कोई भी काम की चीज नजर आती थी तो वे बीच बीच में उस पर बात कर लेते थे। यह देखो, 1722 में एक मुकदमा था, लेकिन गरुड़ासु को सजा हो गई। देखो तो सही उन्होंने उसके साथ क्या किया। कितना भयंकर दृश्य है। इससे मदद मिलेगी। देखो, सींग वाले नृसिंह ने 1296 में किसी पर हमला किया, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। अरे नहीं, ऐसा तो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि सब लोग उसके पास जाने से डर रहे थे। इसी दौरान महल में क्रिसमस की भव्य सजावट हो चुकी थी। हालांकि इसका आनंद लेने के लिए हॉगवर्ट्स में बहुत ही कम विद्यार्थी बचे थे। गलियारों में शूलपनियों और मिसल्टों के मोटे तोरण द्वार बंधे थे। हर सूट ऑफ आर्मर के भीतर रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी और बड़े हॉल में 12 क्रिसमस ट्री रख दिए गए थे, जिन पर सुनहरे सितारे चमक रहे थे। खाने की जोरदार और स्वादिष्ट खुशबू गलियारे में भरी थी। क्रिसमस की शाम तक यह खुशबू इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि स्कैबर्स भी उसे सूंघने के लिए रॉन की जेब से अपनी नाक बाहर निकालने लगा। क्रिसमस की सुबह रॉन ने हैरी को तकिया मारकर जगाया। ओए तोहफे! हैरी ने अपना चश्मा पहनकर अपने बिस्तर के नीचे वाले हिस्से को देखा, जहां कुछ पार्सल रखे थे। रॉन पहले से ही अपने तोहफों पर लिपटे कागज फाड़ रहा था। मम्मी ने एक और स्वेटर भेजा है, फिर से मेहरून रंग का। देखो, उन्होंने तुम्हें भी स्वेटर भेजा है या नहीं? उन्होंने हैरी के लिए भी स्वेटर भेजा था। मिसेस वीजली ने उसे एक लाल स्वेटर भेजा था, जिसके सामने एक गरुड़द्वार का शेर बना था। इसके अलावा उन्होंने घर पर बनी 1 दर्जन मिन्स पाई, क्रिसमस केक और नट ब्रिटल का डब्बा भी भेजा था। जब हैरी ने इन सब चीजों को एक तरफ हटा कर रखा तो उसे इनके नीचे एक लंबा और पतला पैकेट दिखा। यह क्या है? रॉन ने मैरून मोजों का पैकेट खोलते हुए पूछा। पता नहीं। हैरी ने पार्सल पर लिपटे कागज को फाड़ा और उसके मुंह से आह निकल गई। एक शानदार चमचमाती जादुई झाड़ू उसके बिस्तर पर गिर गई।
रॉन के हाथ से मोजे छूट गए और वो झाड़ू को ज्यादा करीब से देखने के लिए अपने बिस्तर से कूदा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने भर्राई आवाज में कहा। यह फायर बोल्ट थी। यह हैरी के सपनों की वही झाड़ू थी जिसे देखने के लिए वो छूमंतर गली में हर रोज जाता था। जब उसने उसे ऊपर उठाया तो उसका हैंडल चमकने लगा। उसके हाथ में आते ही झाड़ू थरथराने लगी। फिर हैरी ने उसे छोड़ दिया। झाड़ू बिना किसी सहारे के हवा में झूलने लगी और उसके सवार होने के लिए आदर्श ऊंचाई पर स्थिर हो गई। हैरी की निगाह हैंडल के ऊपरी सिरे पर लिखे सुनहरे रजिस्ट्रेशन नंबर से खिसक कर नीचे आई और उसने चिकनी तराशी हुई टहनियों के बनी पूंछ को देखा। रॉन ने धीमे से पूछा, इसे किसने भेजा है? देखो, शायद अंदर कोई कार्ड हो, हैरी ने कहा। रॉन ने फायरबोल्ट पर लिपटे कागज को पूरी तरह फाड़ दिया। कुछ भी नहीं है। तुम पर इतने पैसे किसने खर्च किए होंगे? हैरी ने हैरानी से कहा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि डसली परिवार ने तो नहीं किए होंगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि डंबलडोर ने भेजी होगी, रॉन ने फायरबोल्ट के चारों तरफ घूमते हुए कहा। उसकी आंखें इसके हर इंच की सुंदरता को निहार रही थीं। उन्होंने तुम्हें गुमनाम तरीके से अदृश्य चोगा भी तो भेजा था। वह मेरे डैडी का था, हैरी बोला। डंबलडोर ने तो उसे सिर्फ मुझ तक पहुंचाया था। झाड़ू की बात अलग है। वे मुझ पर सैकड़ों गैलियन खर्च नहीं करेंगे। वे विद्यार्थियों को इस तरह की चीजें कैसे बांट सकते हैं? इसलिए तो उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, रॉन ने कहा, ताकि मेल्फॉय जैसे मूर्ख लोग पक्षपात का आरोप न लगाएं। देखो हैरी, रॉन ने जोर से हंसते हुए कहा। मेल्फॉय, जरा सोचो तो सही। जब मेल्फॉय तुम्हें इस झाड़ू पर देखेगा तो उसका क्या हाल होगा? वह तो सूअर की तरह पगला जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का झाड़ू है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हैरी ने फायरबोल्ट पर हाथ फिराते हुए कहा। रॉन मेल्फॉय के बारे में कल्पना करके जोर जोर से हंसने लगा और हैरी के बिस्तर पर औंधा हो गया। हैरी बुदबुदाया, आखिर कौन? मैं जानता हूँ, रॉन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि कौन हो सकता है, शायद ल्यूपिन। क्या? अब हैरी भी हंसने लगा था। ल्यूपिन, सुनो, अगर उनके पास इतने पैसे होते तो वो खुद के लिए नए दुशाले खरीद सकते थे। हाँ, पर वे तुम्हें पसंद करते हैं, रॉन बोला। और जो तुम्हारी निम्बस टूटी थी उस समय वे बाहर गए थे। उन्होंने इस बारे में सुना होगा और छूमंतर गली में जाकर तुम्हारे लिए खरीद ली होगी। तुम क्या कह रहे हो? वे बाहर गए थे? हैरी ने कहा। जब मैं वो मैच खेल रहा था तो वे बीमार थे। पर वे अस्पताल में तो नहीं थे, रॉन ने कहा। मैं स्नेप की सजा के अनुसार उसी समय वहां पर बेड पेन साफ कर रहा था, याद है ना? हैरी ने रॉन की तरफ देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। मुझे नहीं लगता कि ल्यूपिन के पास इतने पैसे होंगे। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? हरमाइनी अभी अभी आई थी। वो ड्रेसिंग गाउन में थी और क्रुक्शंस को उठाए हुई थी। क्रुक्शंस बहुत चिड़चिड़ी दिख रही थी क्योंकि उसके गले में एक भड़कीली रस्सी बंधी थी। उसे यहाँ से हटाओ, रॉन ने जल्दी से स्कैबस को बिस्तर से उठाकर अपने पैजामे की जेब में रख लिया। लेकिन हरमाइनी उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसने क्रुक्शंस को सीमस के खाली बिस्तर पर पटक दिया और मुंह खोलकर फायरबोल्ट को देखने लगी। ओह हैरी, तुम्हें ये किसने भेजी है? पता नहीं, हैरी बोला। इसके साथ कोई कार्ड नहीं था। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि हरमाइनी इस खबर से रोमांचित नहीं हुई और उसने कोई अंदाजा नहीं लगाया। इसके बजाय उसका चेहरा उतर गया और उसने अपने होंठ काट लिए। रॉन बोला, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, हरमाइनी ने धीमे से कहा। लेकिन यह अजीब है ना? मेरा मतलब है, यह बहुत अच्छी झाड़ू है ना? रॉन ने जमकर आ भरी। फिर वो बोला, हरमाइनी, यह दुनिया की सबसे अच्छी झाड़ू है। तब तो ये बहुत महंगी होगी। शायद इसकी कीमत नाग शक्ति की सारी झाड़ुओं से ज्यादा होंगी, रॉन ने खुश होते हुए कहा। हरमाइनी बोली, देखो, हैरी को इतनी महंगी झाड़ू कौन भेजेगा और अपना नाम भी नहीं बताएगा। किसे परवाह है, रॉन ने धीरता से कहा। सुन हैरी, क्या मैं इसकी सवारी कर सकता हूँ? हरमाइनी तीखी आवाज में बोली, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल किसी को इस झाड़ू की सवारी करना चाहिए। हैरी और रॉन उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हें क्या लगता है, हैरी को क्या करना चाहिए? इससे फर्श साफ करना चाहिए, रॉन बोला। लेकिन हरमाइनी जवाब दे पाए इससे पहले ही क्रुक्शंस सीमस के बिस्तर से कूदी और उसने सीधे रॉन के सीने पर छलांग लगा दी। उसे यहाँ से बाहर निकालो, रॉन गरजा। उसने क्रुक्शंस को अपने से दूर हटाने की कोशिश की। उधर स्कैबस रॉन के कंधे के ऊपर से उछलकर भागने की कोशिश कर रहा था। रॉन ने स्कैबस की पूंछ पकड़ ली और क्रुक्शंस को लात जमाने की कोशिश की। क्रुक्शंस के बजाय उसका पैर हैरी के संदूक से टकराया जो खुल गया। इसके बाद रॉन दर्द से कराते हुए लंगड़ाने लगा। क्रुक्शंस की पूंछ अचानक खड़ी हो गई। कमरे में एक तीखी सीटी बजने लगी थी। मुखबिर यंत्र वर्नॉन अंकल के पुराने मोजे से बाहर निकल आया था और फर्श पर चमकते हुए घूम रहा था। मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। हैरी ने नीचे झुकते हुए मुखबिर यंत्र को उठाया। मैं इन मोजों को कभी नहीं पहनता हूँ। मुखबिर यंत्र उसकी हथेली में घूमता रहा और सीटी बजाता रहा। उसे देखकर क्रुक्शंस को गुस्सा आ रहा था और वो घुर्रा रही थी। हरमाइनी, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी बिल्ली को यहाँ से ले जाओ, रॉन ने गुस्से से कहा, जो इस समय अपने पैर मलते हुए हैरी के बिस्तर पर बैठा था। तुम उस चीज को बंद नहीं कर सकते।
वह हैरी से बोला जब हरमाइनी धड़धड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली। क्रुक्शंस की पीली आंखें अब भी बुरे इरादे से रॉन पर जमी थीं। हैरी ने मुखबिर यंत्र को एक बार फिर मोजे में रखकर उसे संदूक में बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ रॉन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो दर्द और गुस्से से कराह रहा था। स्कैबस रॉन के हाथ पर लेटा हुआ था। हैरी ने काफी समय बाद स्कैबस को रॉन की जेब से बाहर देखा था। उसे यह देखकर दुख भी हुआ और हैरानी भी कि कभी मोटा ताजा दिखने वाला स्कैबस अब बहुत दुबला हो गया था और उसके बहुत से बाल झड़ गए थे। उसकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है ना? हैरी बोला। सब तनाव के कारण है, रॉन बोला। अगर वह मूर्ख बिल्ली उसे परेशान न करे तो उसकी हालत सुधर जाएगी। लेकिन हैरी को जादुई जानवरों की दुकान वाली महिला की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि आमतौर पर चूहे 3 साल तक ही जिंदा रहते हैं। उसे यह भी लगा कि अगर स्कैबस में कोई छिपी हुई शक्तियां नहीं है जिन्हें उसने कभी प्रदर्शित नहीं किया है, तो वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंच गया है। हालांकि रॉन अक्सर शिकायत करता था कि स्कैबस बोरिंग और बेकार है, लेकिन हैरी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि स्कैबस के मरने पर रॉन बहुत दुखी होगा। उस सुबह गुरुद्वार के हॉल में क्रिसमस की भावना बहुत कमजोर थी। हरमाइनी ने क्रुक्शंस को अपने कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वह इस बात पर रॉन पर गुस्सा थी कि उसने क्रुक्शंस को लात मारने की कोशिश की थी। रॉन अब भी इस बात पर गुस्सा था कि क्रुक्शंस ने स्कैबस को एक बार फिर खाने की कोशिश की थी। हैरी ने उन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश छोड़ दी और फायरबोल्ट की जांच करने में जुट गया, जिसे वो अपने साथ हॉल में ले आया था। न जाने क्यों हरमाइनी इस बात से भी चिढ़ रही थी। उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वह झाड़ू को इस तरह देख रही थी जैसे वह भी उसकी बिल्ली की बुराई कर रही हो। लंच के समय वे बड़े हॉल में गए। उन्होंने देखा कि हाउस की टेबलें दीवारों के पास पहुंच गई थी और अब कमरे के बीच में सिर्फ एक टेबल रखी थी। उसके चारों तरफ 12 कुर्सियां रखी थी। प्रोफेसर डंबलडोर, मैगोनिकल, स्नेप, स्प्राउट और फ्लिटविक कुर्सियों पर बैठे थे। वहां पर चौकीदार फिल्च भी था, जिसने अपना सदाबहार भूरा कोट आखिरकार उतार दिया था। उसकी जगह पर वो एक बहुत पुराना और थोड़ा ढीला दिखने वाला टेल कोट पहने था। वहां पर सिर्फ 3 और विद्यार्थी थे, 2 फर्स्ट ईयर के जो बहुत घबराए हुए दिख रहे थे और एक नागशक्ति का 5th ईयर का विद्यार्थी जिसका चेहरा मनहूस था। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी टेबल के पास पहुंचे तो डंबलडोर बोले, क्रिसमस की शुभकामनाएं। चूंकि हम लोग इतने कम हैं, इसलिए हमें लगा कि हाउसों की टेबल का प्रयोग करना मूर्खतापूर्ण होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हैरी, रॉन और हरमाइनी टेबल के कोने पर लाइन में पास पास बैठ गए। पटाखे, डंबलडोर ने उत्साह से कहा और स्नेप की तरफ एक बड़ा सफेद पटाखा बढ़ाया, जिन्होंने अनिच्छा से इसे जलाया। बंदूक के धमाके की तरफ पटाखा उड़ा और उसमें से जादूगरनी का एक बड़ा सा हेड गिरा, जिस पर गिद्ध बना था। हैरी को बहरूपिया याद आ गया और उसने रॉन की तरफ देखा। फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्नेप का मुंह उतर गया था और उन्होंने उस हेड को डंबलडोर की तरफ बढ़ा दिया। डंबलडोर ने तत्काल हेड की अदला बदली करके स्नेप को अपना जादूगर वाला हेड दे दिया। शुरू करो, उन्होंने टेबल से कहा और चारों तरफ मुस्कुराते हुए देखा। जब हैरी भुने हुए मसालेदार आलू ले रहा था तो बड़े हॉल का दरवाजा एक बार फिर खुला। प्रोफेसर ट्रिलोनी उनकी तरफ इस तरह आ रही थी जैसे वे पहिए पर चल रही हों। उन्होंने इस खास मौके पर अपनी हरी चमकदार पोशाक पहन रखी थी, जिसमें वे बड़े आकार वाली चमकदार तितली लग रही थीं। डंबलडोर ने उठते हुए कहा, सिबिल, कितना सुखद आश्चर्य है। मैं भाग्य दर्पण देख रही थी, हेडमास्टर, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, और मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि मैं अकेले लंच करने के बजाय आप लोगों के साथ लंच कर रही हूँ। भाग्य के इशारे को मैं नजरअंदाज कैसे कर सकती थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने टावर से निकली। देर से आने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डंबलडोर बोले। उनकी आंखें चमक रही थी। मैं एक कुर्सी का इंतजाम कर देता हूँ। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाकर हवा से एक कुर्सी का इंतजाम कर दिया, जो कुछ पल घूमी और फिर प्रोफेसर स्नेप तथा मैगोनिकल की कुर्सियों के बीच आवाज करती हुई गिर गई। लेकिन प्रोफेसर ट्रिलोनी उस पर नहीं बैठी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें टेबल के चारों तरफ घूम रही थी और अचानक उनके मुंह से चीख निकल गई, मैं नहीं बैठ सकती, हेडमास्टर। अगर मैं टेबल पर बैठी तो हम 13 लोग हो जाएंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब 13 लोग एक साथ खाते हैं तो सबसे पहले उठने वाला सबसे पहले मर जाता है। हम यह खतरा मोल ले लेंगे, सिबिल, प्रोफेसर मैगोनिकल ने अधीरता से कहा। बैठ जाओ, टर्की बिल्कुल ठंडी हो गई है। प्रोफेसर ट्रिलोनी झिझकते हुए खाली कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा भींचा हुआ था, जैसे वे आशा कर रही हों कि किसी भी समय टेबल पर बिजली गिर जाएगी। प्रोफेसर मैगोनिकल ने सबसे पास वाले प्याले में एक बड़ा चम्मच डाला। ट्राई पिलोगी, सिबिल? प्रोफेसर ट्रिलोनी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपनी आंखों को दोबारा खोलकर एक बार फिर चारों तरफ देखा और पूछा, प्रोफेसर ल्यूपिन कहाँ हैं? मुझे दुख है, वे एक बार फिर से बीमार पड़ गए हैं, डंबलडोर ने कहते हुए इशारा किया कि हर व्यक्ति खाने का सामान खुद परोसे।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्हें क्रिसमस के दिन ही बीमार पड़ना पड़ा। निश्चित रूप से तुम्हें तो यह पता ही होगा सिबिल, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने अपने भुएं उठाते हुए कहा। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने प्रोफेसर मैकगोनिकल को बहुत ठंडी निगाह से देखते हुए धीमे से कहा, निश्चित रूप से मुझे पता था मिनर्वा, लेकिन मैं सबके सामने यह नहीं जताना चाहती हूँ कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं अक्सर इस तरह अभिनय करती हूँ जैसे मुझे भविष्य का ज्ञान नहीं है, ताकि दूसरे परेशान महसूस ना करें। आपके बताने से बहुत सी चीजें साफ हो गई हैं, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने व्यंग से कहा। प्रोफेसर ट्रिलोनी की आवाज अचानक बहुत स्पष्ट हो गई। अगर तुम जानना चाहती हो मिनर्वा, तो मैंने देखा कि बेचारे प्रोफेसर ल्यूपिन हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। ऐसा लगता है कि वे यह बात खुद भी जानते हैं कि उनके पास बहुत कम समय है। जब मैंने उनसे भाग्य दर्पण में झांकने को कहा तो वे तत्काल भाग खड़े हुए। अच्छा, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने रूखेपन से कहा। मुझे नहीं लगता, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जिससे प्रोफेसर मैकगोनिकल और प्रोफेसर ट्रिलोनी की बातचीत बंद हो गई, कि प्रोफेसर ल्यूपिन की जान को तत्काल कोई खतरा है। सेवरस, तुमने उनके लिए काढ़ा तो बना दिया था? जी हेडमास्टर, स्नेप ने कहा। अच्छी बात है, डंबलडोर बोले। तब तो वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डेरेक, तुमने यह तो चखा ही नहीं, यह बहुत बढ़िया है। डंबलडोर ने उसका नाम लेकर उससे कुछ कहा। इस वजह से फर्स्ट ईयर के उस बच्चे का चेहरा लाल पड़ गया और उसने कांपते हाथों से वह डिश उठा ली। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने क्रिसमस का डिनर खत्म होने तक लगभग सामान्य व्यवहार किया, जो 2 घंटे तक चला। जब क्रिसमस के डिनर के कारण पेट लगभग फटने को था, तब कहीं जाकर उन्होंने खाना बंद किया। वे अब भी अपने पटाखे वाले हैट पहने हुए थे। जब हैरी और रॉन टेबल पर से सबसे पहले उठे तो प्रोफेसर ट्रिलोनी जोर से चीखी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से पहले कौन उठा है? कौन? क्या पता, हैरी ने रॉन को परेशानी से देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने ठंडेपन से कहा, जब तक कि कोई पागल आदमी कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे के बाहर इंतजार न कर रहा हो कि वे प्रवेश हॉल से आने वाले पहले व्यक्ति का सिर काट दे। यहाँ तक कि रॉन भी हंसने लगा। प्रोफेसर ट्रिलोनी बहुत बुरा मान गई। चल रही हो? हैरी ने हरमाइनी से पूछा। नहीं, हरमाइनी बुदबुदाई, मुझे प्रोफेसर मैकगोनिकल से कुछ कहना है। जब रॉन और हैरी प्रवेश हॉल में पहुंचे तो उन्हें कुल्हाड़ी वाला कोई पागल आदमी नहीं मिला। रॉन ने जमाई लेते हुए कहा, शायद हरमाइनी यह पूछना चाहती होगी कि क्या वो कुछ और विषय ले सकती है। जब वे तस्वीर के छेद के पास पहुंचे तो वहां पर सर कैटोगन क्रिसमस का जश्न मना रहा था। मोटे खच्चर के अलावा उसके साथ 2-3 सन्यासी और हॉगवर्ट्स के पुराने हेडमास्टर थे। उसने अपने कंटोपे को ऊपर उठाया और शराब का ग्लास उठाकर उनसे कहा, क्रिसमस की शुभकामनाएं। पासवर्ड? कुत्ते कमीने, रॉन बोला। आप ही होंगे, सर कैडोगन ने गरजते हुए तस्वीर का दरवाजा खोल दिया ताकि वे अंदर जा सकें। हैरी सीधे अपने कमरे में गया। वहां से उसने अपनी फायरबोट उठाई। फिर उसने जादुई झाड़ू की सर्विसिंग किट उठाई जो हरमाइनी ने उसके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। यह दोनों चीजें लेकर वो हॉल में लौट आया। वह फायरबोल्ट को और सुंदर बनाना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी टहनियां मुड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें काटा नहीं जा सकता था। हैंडल पहले से ही इतना चमक रहा था कि उस पर पॉलिश करने का कोई फायदा नहीं था। वो और रॉन हर कोण से इसे देख देख कर खुश होते रहे जब तक कि तस्वीर का छेद नहीं खुला और हरमाइनी प्रोफेसर मैकगोनिकल के साथ अंदर नहीं आई। हालांकि प्रोफेसर मैकगोनिकल गरुड़द्वार की प्रमुख थी, लेकिन हैरी ने उन्हें गरुड़द्वार के हॉल में पहले सिर्फ एक बार देखा था। उस समय वे बहुत गंभीर घोषणा करने आई थी। हैरी और रॉन फायरबोल्ट को पकड़कर उन्हें घूरते रहे। हरमाइनी दूर जाकर बैठ गई। उसने सबसे पास रखी किताब उठा ली और उसके पीछे अपना चेहरा छिपा लिया। तो यह बात है, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने अंगीठी के पास से आते हुए फायरबोल्ट को घूर कर देखा। मिस ग्रेंजर ने अभी अभी मुझे बताया कि किसी ने तुम्हें एक झाड़ू भेजी है, पॉटर। हैरी और रॉन ने पलटकर हरमाइनी को देखा। उसने अपनी किताब उल्टी पकड़ रखी थी और किताब के ऊपर उसका माथा लाल दिख रहा था। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने पूछा, लेकिन उन्होंने जवाब का इंतजार किए बिना उनके हाथों से फायरबोल्ट ले ली। उन्होंने इसके हैंडल से लेकर पूंछ तक हर चीज को सावधानी से देखा। और इसके साथ किसी तरह की कोई चिट्ठी भी नहीं थी, पॉटर? कोई कार्ड नहीं, किसी तरह का कोई संदेश नहीं था? नहीं, हैरी ने सपाट स्वर में कहा। अच्छा, प्रोफेसर मैकगोनिकल बोली, मुझे इसे ले जाना पड़ेगा, पॉटर। क्या? हैरी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। क्यों? यह जांच करना पड़ेगी कि कहीं इस पर कोई जादू टोना तो नहीं किया गया है, प्रोफेसर मैकगोनिकल ने कहा। जाहिर है मैं इसकी विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैडम हूज और प्रोफेसर फ्लिटविक इसका पुर्जा पुर्जा खोल देंगे। पुर्जा पुर्जा खोल देंगे? रॉन ने दोहराया, जैसे प्रोफेसर मैकगोनिकल पागल हो गई हो। प्रोफेसर मैकगोनिकल बोली, इसमें कुछ हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर हमें यकीन हो गया कि इस पर कोई जादू टोना नहीं किया गया है तो यह तुम्हें वापस मिल जाएगी। इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है, हैरी ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरा यकीन कीजिए प्रोफेसर।
तुम यह कैसे कह सकते हो पॉटर? प्रोफेसर मैकगोनिकल ने दयालुता भरे अंदाज में कहा। जब तक कि तुम इस पर सवारी न कर लो, और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें यह यकीन न हो जाए कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं तुम्हें जानकारी देती रहूंगी। प्रोफेसर मैकगोनिकल मुड़ी और फायरबोल्ट को उठाकर तस्वीर के छेद से बाहर चली गईं। हालांकि उनके जाने के बाद तस्वीर का छेद बंद हो गया था, लेकिन फिर भी हैरी उसी तरफ घूरता रहा। उसके हाथ में अब भी हाई फिनिश पॉलिश का डब्बा था। फिर रॉन ने हरमाइनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम भागते हुए मैकगोनिकल के पास क्यों गई थी? हरमाइनी ने अपनी पुस्तक एक तरफ फेंक दी। उसका चेहरा अब भी गुलाबी था, लेकिन वो उठकर रॉन के सामने तनकर खड़ी हो गई। क्योंकि मैंने सोचा, और प्रोफेसर मैकगोनिकल भी मुझसे सहमत है, कि शायद हैरी को ये झाड़ू सीरियस ब्लैक ने भेजी है।